बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गुज़िश्ता कई दिनों से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो बयानिया अपनाया गया था कि अमरीका की जानिब से ख़त लिखा गया और एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को गिराई गई है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का वो हवाला भी देते रहे। आज DGISPR ने बिल्कुल वाज़े कर दिया कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में बिल्कुल सब कुछ वाज़े है, कहीं पर भी साजिश का कोई जिक्र नहीं था, बैरूनी मदाखलत ज़रूर है। तो इमरान खान के बयानिए को कितना बड़ा धचका लगा है अब इसके बाद में। और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि वो 30 रोज़ में इस केस का फैसला सुनाए। क्या इमरान खान और के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली है, PTI के लिए मुश्किलात मजीद आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कायम मुकाम डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम अरकान हैं जिन्होंने इस्तीफ़े पेश किए थे, वो इस्तीफ़े उन्होंने मंजूर कर लिए हैं। अब एक मौक़िफ़ हुकूमत का आ रहा है कि कुछ अरकान असम्बली ने उनसे रब्ता किया है, ये कहा है कि असम्बली ज़बरदस्ती इस्तीफ़े जो है वो असम्बली से ज़बरदस्ती लिए गए हैं। तो क्या एक और कानूनी जंग का आगाज़ होने वाला है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज़कियाकार सज्जाद मीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज़कियाकार अंबर शमसी साहबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब, अब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कहा जा सकता है कि इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका लग गया। किसके लिए बयानिए को धचका लगा, मगर किसके लिए, ये सोचने की बात है। देखिए, जहाँ पर पॉलिटिक्स पहले कहते थे कि पोलराइज्ड है, अब उसको हम ले जाते हैं कल्ट पॉलिटिक्स पे। यानी हमारी सियासत बदकिस्मती से कल्ट पॉलिटिक्स बन चुकी है। तो जहाँ कल्ट पॉलिटिक्स का मामला हो, वहाँ पर बयानिए को जिसे कहते हैं कि ब्लाइंडली मान लिया जाता है। तो बदकिस्मती से हम वहाँ खड़े हैं। अच्छा, अब ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किसको असर करेगी? उन लोगों को जो बीच में थे, जो 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 थोड़े गोमगो की कैफियत में थे कि क्या हुआ, असल में क्या हुआ, हकायक क्या है। और हम पहले दिन से कुछ हकायक की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जो मरासला आया, मरासले की हकीकत क्या है। उसके अंदर फिर वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी का कोई लफ्ज़ का जिक्र नहीं है, जो कि एलामिया आया NSC की मीटिंग के बाद, उससे उन्होंने दूरी इख्तियार की। फिर उसके बाद ये कहा कि अगर रूस गए थे तो रूस का मतलब ये था कि सब भी ऑन बोर्ड थे, लेकिन उसको संभालना जो था ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वापस आके, क्योंकि वहां पर एम्बेरसमेंट हुई जब एक जंग का वहां पे आगाज हो गया उनकी मौजूदगी में, रूस की जंग का, तो उसको फिर हमें डिप्लोमेटिकली संभालना था। लेकिन उसके बजाय हमने उसको किसी और तरीके से मैनेज किया और कहा कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया और हम रूस के साथ इस मामले में खड़े हैं। जाहिर है, कैसे खड़े हैं? एक मुल्क दूसरे पे जंग लाता है तो आप कैसे उसके साथ खड़े हो सकते हैं? तो बयानिया एक तो उसकी वजह से, फिर दूसरा एब्सोल्युटली नॉट वाली बात दोनों ने माना। उन्होंने कहा जी कि अगर हमसे पूछा जाता हम भी यही कहते, ये मफरूजे पे बुनियाद बना के। लेकिन अगर उसको जिस तरीके से एक बयानी की शक्ल दे दी गई है, बड़े ही कामयाबी के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उसकी बुनियाद जो भी हो, कितना सच है कितना सच नहीं है, लेकिन एक पहाड़ की शक्ल में कहानी उसके ऊपर बुनी गई है, जो कि इमरान खान साहब के लोगों को, उनके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को नजर आ रही है। वो पहाड़ को देखते हैं, उसकी बुनियाद को नहीं देख रहे, और बुनियाद को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि कल्ट के अंदर आप जो सामने आपका लीडर कह रहा है आप उसको देखते हैं। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें हमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पे असल में हमारी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी सियासत वैसे ही टकराव की कैफियत में रहेगी। हमारी सियासत या हमारे जो वोटर्स हैं उनके ऊपर कोई खास इसका असर नहीं पड़ेगा। ये है मजबूरी और ये है मुसीबत जिसमें हम ढल चुके हैं। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? कभी किसी वक्त हम सवाल ऐसा रखेंगे कि दुनिया भर की सियासत के अंदर इस तरह की टेंडेंसीज कहाँ से आ रही हैं। उसको आप ट्रंप की टेंडेंसी कह सकते हैं, उसको अर्दवान की टेंडेंसी कह सकते हैं, उसको मोदी का वो तरीका कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आ गई हैं सियासत के अंदर, और ख़ास तौर पे हमारी सियासत के अंदर भी। तो ये हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगी। काश कि मैं आपके सवाल का जवाब ये दे देता कि हाँ, आज हर चीज़ क्लियर हो गई, और क्लियर होने के बाद, लेकिन उनके लिए क्लियर हुई जो दरमियान में थे, जो उस तरफ खड़े हैं, जो उनके खिलाफ हैं, या जो उनको अपना एडुलेशन के तौर पे देखते हैं, फैन के तौर पे देखते हैं, शायद उनके लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? इमरान खान के बयानिए को बड़ा धचका लगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या शहजाद चौधरी साहब की बात से आप इत्तेफाक करेंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ खड़े हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूसरी साइड है उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दरमियान में खड़े हुए लोगों के लिए मामला क्लियर हो गए? जिस जाविये से
सरदार चौधरी साहब देख रहे हैं, वो दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो कल्ट बन जाता है, उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी साइड पर खड़े होते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि हम डिवाइड हो चुके हैं एज ए नेशन, हम मुंतकिल हो सकते हैं, तकसीम हो चुके हैं। हम यकसू नहीं, हम सोचते नहीं, हम सियासत पे बातों को सुनकर फैसले नहीं करते, बल्कि हाँ, अगर महंगाई बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बाजार में जाते हुए एहसास होता है कि हम बहुत ज़्यादा पिस गए हैं, तो फिर हम ज़रूर चीखते हैं, चलाते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ों पे बोलते हैं। ये असूली चीज़ों पे हम आम तौर पर ज़्यादा जोर नहीं दिया करते हैं, अपने लीडर की बात माना करते हैं। ये तो है असूली बात। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, एज इट इज़ लिया जाए कि बयानिए पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बयानिया तो उनका गलत साबित हो गया। बयानिया उनका जो था वो यही था कि वहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई है हमारे खिलाफ। वो कहते हैं जी वहाँ जो हमारी जो कमेटी थी उसने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये कहा कि ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, डिप्लोमेटिक नहीं है, दिमाग ये ठीक है, इस पर एहतजाज किया जाता है, वो कर दिया जाए, वो ठीक है, वो होता है। दूसरी बातें भी मसलन वो कहा करते थे कि मुझे 3 ऑप्शन दिए गए। उन्होंने कहा नहीं, 3 ऑप्शन हमने नहीं दिए थे, एस्टेब्लिशमेंट को वहाँ से पैगाम मिला तो हम गए थे, और जब कोई बात नहीं हो रही थी तो उनके लोगों ने कहा था कि ये 3 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन जो है इमरान को काबिल कबूल है, या इमरान इस ऑप्शन को चाहते हैं। हमने कहा कि हम इस पर पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर बहरहाल हमने अपोजिशन तक वो ऑप्शन पहुंचा दिए थे। तो ये सारी और भी दो चार बातें हैं, न्यूक्लियर मसले पे कुछ बात है, कुछ और मसले आज जो उनकी तकरीर न्यूक्लियर मसले पे जिन्होंने की है कि चोरों लफंगों के हाथों में हमने अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट दे दिया है, तो उस पर हमने वजाहत की है कि जो भी हुकूमत आई, जैसी भी हुकूमत आई, जब भी हुकूमत आई, हमारा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो सेफ हैंड्स में रहा है। ज़ाहिर है कि दुनिया मानती है, अमेरिका भी तस्लीम करता है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत एक तरह के सेफ सिस्टम के तहत है। जो दायरा इसको चला रहा है वो बहुत अबव बोर्ड गिना जाता है। एक बार मुझे भी उसको विजिट करने का, मैं कहता हूँ जाने का सादत हासिल हुई थी, और बेस्ट पॉसिबल लेवल पर हमें ब्रीफिंग भी दी गई थी। तो मुझे अंदाजा है कि किस तरह वो वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो इमरान खान जितनी बातें करते हैं, जितनी बातें कह रहे थे, 8-10 मैंने अभी लिख के रखी हुई हैं, और वो सारी बातें आज उनकी तरदीद होती गई। अब वो इलेक्शनरिंग थी उनकी, रिटॉरिक था उनका, लेकिन उसका असर पूरे मुल्क पर, पूरे मुल्क के आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ रहा था। खासतौर पर अब फौज को एतराज है कि वो फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो उसको भी रुकना चाहिए, वो दुरुस्त तौर पर है। और उसमें पीटीआई का कितना हाथ है ये सबको मालूम है, लेकिन वो कहती है ये काम हुकूमत करे, हमसे न करवाया जाए, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत इस पोजीशन में है कि नहीं कि वो इमरान खान पर कोई एक सख्त हाथ डाल सकती है, या डाले सोच सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक। मीर साहब आपका पॉइंट है, बड़ा धचका लगा इमरान खान के बयानी को। अंबर साहब आप क्या समझती हैं, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा धचका लगा इमरान खान के बयानी को, या फिर जो उनके साथ खड़े थे लोग उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, इसमें बहुत एक दिलचस्प चीज़ जो नज़र आ रही मुझे, मैं बयानिए पे आती हूँ, धचका लगा या नहीं, कि ये ऐसा जाहिर हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे जो एहतजाज हुआ था पिछले एतवार, और फिर कल जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो तकरीर की थी, इसमें ज़ाहिर न्यूक्लियर असासों की भी बात की थी, और अपना बाकी जो उनकी बातें हैं जिस वजह से उनको हटाया गया था उसको दोहराया था, तो उसका रद्द अमल नज़र आ रहा है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो फ़ौज से इत्तेफाक नहीं कर रही। और आप अगर सपोर्टर हैं, जैसे शहजाद साहब ने भी कहा और सजाद मीर साहब ने भी कहा, कि ज़ाहिर है वो नहीं मानेंगे, लेकिन आगे का रद्द अमल क्या होगा मैं समझती हूँ वो भी देखने के लायक है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें, इमरान खान साहब ने अपने जो मौक़िफ़ है वो बरकरार रहा है। उन्होंने उर्दू में और अंग्रेज़ी में वही बात ट्वीट की है कि ये बैरूनी साजिश थी मेरे ख़िलाफ़, और उन्होंने बराह रास्त फ़ौज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया या नाम नहीं लिया जैसे साबिक वज़ीर आज़म, लेकिन उन्होंने अपने जो कल के जलसे में अपने वोटर और सपोर्टर और जो सोशल मीडिया सारफीन हैं उनको मना भी नहीं किया उस तरह से कि आप ये ज़बान मत इस्तेमाल। वो बराह रास्त नाम भी नहीं ले रहे, लेकिन अपने वोटर सपोर्टर को उस तरह से रोक भी नहीं रहे, वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली जिसको कहते हैं रोक नहीं रहे। अब बयानिया को धचका मिला या नहीं मिला, देखें, दिलचस्प बात यह है कि जब 2018 के इंतखाबात में जो पॉपुलर वोट था, उसमें इमरान खान साहब और उनकी जमात को 32% तकरीबन वोट का हिस्सा मिला था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको इस
मुझे क्यों निकाला पार्ट 2, मुझे आधी रात को क्यों निकाला, या जिसको आप ये कह सकते हैं, ये बयानिया अगर कह सकते हैं इसको, क्या ये वाकई उनको 32% कम से कम वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमें पता है कि रैली से और सोशल मीडिया की वजह से आपको ये गारंटी नहीं है, ये ज़ामिन नहीं है कि आपको इंतखाबात में वोट मिलेंगे। और ज़ाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द इंतखाबात हो जाए ताकि उनको जो एक सिंपैथी वेव है या जो इस वक्त गुस्सा नज़र आ रहा है वो आगे चले। तो धचके का मुझे नहीं पता, लेकिन इससे ये जाहिर हुआ है कि फौज कुछ और सोच रही है और इमरान खान साहब कुछ और सोच रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। रजा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के बयानिए को धचका लगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक धचका लगा है। और ख़ुसूसन वो लोग जो कि देखिए, जो तो इमरान खान साहब की कल्ट जो है, उनका जो कबीला है उसके मेंबर हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनसे कहेंगे कि बाहर, अगर खान साहब कहेंगे कि दिन दिन नहीं है रात है, तो वो कहेंगे रात है, वो कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे दिन है। वो, उनको तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उनकी आंखों पे पट्टी बांध कर उनकी बातों पे यकीन करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमारी मिडिल क्लास में ऐसी है जो खान साहब का साथ इसलिए दे रही थी कि भाई ये ईमानदार हैं, ये बाकी पुराने तो आजमाए हुए हैं, चोर हैं, करप्शन के केसेस हैं। उन लोगों को जो है बिल्कुल ये चीज़ अफेक्ट भी करेगी। और जो उन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था जिसकी कोई तरदीद नहीं हो रही थी। असल में ये जो डीजीआईएसपीआर ने आज बेहतरीन काम किया, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये साजिश एक महीना हो गया है कि कान पक गए हैं साजिश और साजिशी बयानियाँ, और अमेरिका और इसराइल और दुनिया सारा उनको, इमरान खान को निकालना चाह रही है। और उसमें जो है वो जो बयानियाँ बनाने, वो इतना ख़तरनाक बयानियाँ। देखिए, पहले तो ये था ना कि उन्होंने ना सिर्फ कहा कि अपोजिशन गद्दार है, फिर उन्होंने मतलब ये कि इदारों को भी बीच में शामिल कर दिया। फिर आपने देखिए उसी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर ने आइन को तोड़ डाला। मतलब अंदाजा कीजिए कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी इसी एक झूठे बयानिए के ऊपर बनाई। तो एक तो जो अहम बात उसमें ये आई, दूसरी जो उसमें अहम बात है मेरे ख्याल में, वो ये कि एक बार फिर डीजीआईएसपीआर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि भाई सियासत जो है वो, उसमें हम नहीं है मुलव्विस, और ना हम होना चाहते हैं, और ना हमें करें। जो पहले भी उन्होंने यही वाले डीजी जो है उन्होंने कई बार कहा है। तो इससे भी यकीनन एक ये बात, अगर आप देखें, ये तो जी, आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके ताने बाने और भी मिले हुए हैं। आपने देखा पिछले चंद दिनों में साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल असलम बेग, उनके नाम जी, से एक झूठी वीडियो ऑडियो जो है सर्कुलेट की गई। कल उसकी तरदीद करनी पड़ी, खुद उन्होंने कहा ये झूठ। और साबिक सीनियर जनरल्स हैं जिनके के नाम लगा के ये एक डिस इन्फॉर्मेशन की जो फैक्ट्री है, जो कि पीटीआई ने पिछले 10-12 साल में इसको तरतीब दिया है, इसमें कोई नहीं बख्शा गया। जी, इसमें मतलब ऑपोजिशन तो छोड़ें, इसमें अब फौज, अदलिया, जज ऐसी-ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही है कि जजों की तस्दीक की जा रही है, जिन्होंने जो उन्होंने फैसला दिया आईन और कानून के मुताबिक, वो जी के ये बिके हुए हैं। यही वो जज थे जिन्होंने सादिक और अमीन डिक्लेयर ठीक, किया। यही वो जज हैं कि इन्होंने इसके लिए रास्ता हमवार किया था 2018 में। जी, उस वक्त ये बड़े अच्छे थे। आज चूंकि वो अपनी उन्होंने जो है आईनी एक पोजीशन ली है, तो आज वो बहुत बुरे हो ठीक गए है, हैं। तो मैं आपको ये कर रहा हूँ कि डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एक तनाजुर में आई है सामने। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो इस वक्त हिजान बरपा है, ठीक, और जो एक कैंपेन चलाई जा रही है, और उसमें यकीनन पीटीआई जो है मुकम्मल तौर पे जी, शामिल है। जो उनके लोग जनरल बाजवा साहब का नाम ले लेकर और तौहीन अमेज जो है वो एक बयानिया बना रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि शायद, देखिए बात ये कि नवाज शरीफ ने भी ये किया, मरियम नवाज ने भी नाम लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने उस गुजरावाला की तकरीर में जहां पे उन्होंने नाम लिए थे इदारों के सरबराहान जी, जी, के, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दो, या ये वाला आर्मी चीफ होगा तो फौज बहुत अच्छी है, ये वाला होगा तो फौज अच्छी नहीं है। ये जो नैरेटिव है कि ठीक, जी जो उन्होंने किया सैटरडे की रात को, अब तो सारी तफसीलात आ गई हैं मंजर आम पर। और वो जो हफ्ते की रात को उन्होंने जो ये तब्दीलियां करने की कोशिश की, एक इरादा किया था, ये उससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि वो चाह क्या रहे थे।
ये पाकिस्तान कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये एक वन पार्टी फैशिस्ट स्टेट नहीं बन सकती कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाओ, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाओ, अपनी मर्जी की पार्लियामेंट को बंद कर दो, ताला लगा दो, खोल दो, अपनी मर्जी का स्पीकर है तो वो सबको गद्दार करार दे दे। ये हिटलर का मुल्क है। ठीक, बिल्कुल रजा कमाल रोमी की साहब बात का है। पॉइंट है। ठीक। और जी थैंक यू। जी रोमी साहब का पॉइंट है। इमरान खान के बयानी को बड़ा धचका लगा है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की, जिसका फैसला भी 1 महीने में अब आने को है। क्या पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि 1 महीने के अंदर इसका फैसला कर दिया जाए इस केस का। तो क्या आने वाले दिनों में पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने वाली हैं? सज्जाद मीर साहब। नहीं, इमरान के लिए तो बहुत सी मुश्किल बढ़ेंगी ना। जब हुकूमत में होते हैं आप बहुत सी चीज़ों को हशप करते हैं, दबाते हैं, छुपाते हैं, रखते हैं, चलते रहते हैं, कुछ न कुछ गुजारा होता रहता है। कई केस ऐसे हैं जो नैब में आने चाहिए थे, नैब में नहीं आए, नैब हाथ डालते हुए घबराती थी। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं, हर हुकूमत के ज़माने में होती हैं। तो इमरान की खास बात थी मैं कर रहा, लेकिन इमरान चूंकि विंडिक्टिव थे, इमरान चूंकि दूसरों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई के कायल थे और करते रहे हैं, इसलिए वो केस उनके केस था, उनका 3.5 साल निकाल गया। एमएनए, सेनेटर, पता नहीं क्या क्या बन के रह गया और आखिर में उसकी छुट्टी हो गई। अब ये भी वो केस हैं जिनके फैसले अब आने हैं, कई साल से रुके हुए हैं, और वो शख्स बार बार बता रहा है कि इन्होंने ये किया, वो किया, वहां से फंड लिए, ये लिए। इन केसेस का फैसला आना है और लगता यही है कि ये फैसला कोई हक में नहीं आएगा। फॉरेन फंडिंग मेरा सारी पार्टियों ने कोई फेयर नहीं की हुई, ये लोकल फंडिंग तो कम से कम फेयर नहीं की हुई, किसी के पास लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इनके केस में बहुत से मामला और भी आ जाते हैं, कुछ शौकत खानम के साथ गड़बड़ आ जाता है, कुछ जाति। देखिए इमरान खान जो है ना, पैसों के मामले में मैं ये नहीं कहता बददियानत है, पैसों के मामले में लापरवाह। पैसे उनके वो दुनिया के चंद लोगों में होंगे जिनकी जेब में बटवा होता ही नहीं। जेब तो होगी क्योंकि जेब से निकाल कर उन्होंने कागज लहराया था, लेकिन बटवा नहीं होगा उसमें। वो पर्स रखते नहीं है, उनका घर का खर्च कोई और चलाता है, उनके उम्रे हज पे जाने का खर्च कोई और उठाता है, उनके हर चीज के जो है वो हम एटीएम करार देते हैं। वो एटीएम उनकी पार्टी के भी हो सकते हैं, वो एटीएम उनके फलाही इदारों के भी हो सकते हैं, वो एटीएम उनके जाती भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। फॉरेन फंडिंग में उन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिसमें लगता था कि शौकत खानम के लिए और इसके लिए बनाने के लिए कोई एक ही कंपनी बना दी है, कुछ इस तरह के मामला बहुत सारे हैं। पता नहीं, अभी तो फैसला आएगा तो मालूम होगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन लगता यह है कि जिस तरह इस केस को डिले कराया गया, बाकायदा स्टे लिए गए, बार बार स्टे लिए गए, कभी कुछ किया गया, कभी कुछ किया गया, उससे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है और वो आने वाला है। और उसके आने वाले फैसलों में लगता है मुझे है कि इमरान मुश्किल में होंगे। वो शख्स जो जेब में पटवा भी ना रखता हो, उसके लिए पैसों का हिसाब रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तो दूसरों के पैसों को अपना समझता है, दोस्तों के पैसों को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बिल्कुल ठीक है, जादवी साहब का पॉइंट है। रजा रोमी साहब, आप भी समझते हैं पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं फॉरेन फंडिंग केस के फैसला आने के बाद? देखिए बात यह कि बिल्कुल मुश्किलात बढ़ेंगी। बिलाखिर जो है फॉरेन फंडिंग के मेरे ख्याल से 7 साल से भी ज्यादा हो गए हैं 2014 वो तबाह का शिकार था, और 2014 से। और जितनी बार मेरे ख्याल से उसमें कोई ने होश रुबा है कि कितनी बार उसमें स्टे मांगा गया है, कितनी बार उसमें अदालत से वक्त मांगा गया है, कितनी बार जो है वो उसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल हुए हैं। और यकीनन प्रोजेक्ट इमरान खान वो भी 2014 से उरूज पे था, इसलिए फॉरेन फंडिंग के केस को हाथ तो लगाया नहीं जा सकता था। सवाल ये कि पार्टी सारी जो है उसले हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टियों के अंदर जो है वो किस्म की ना तो अकाउंटिंग है, ना कोई इत्तेसाब है, ना ही जो कवानीन है उनका मुकम्मल इतलाक होता है। लेकिन जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से जो तफसीलात अभी तक मंजर आम की इलेक्शन कमीशन ने कुछ उसका हिस्सा रिलीज किया था, वो इंतहाई परेशान कुन है। और उसकी वजह यह है कि एक तो उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कोई जो है हिसाब किताब नहीं है।
वो उनको डिक्लेयर नहीं किया गया। मुतअद्दिद अकाउंट्स ऐसे हैं, फिर मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई के लीडर्स चला रहे थे, जिनके ऊपर एंड में कहा गया कि जी ये तो उनकी ज़ाती फेल था और वो पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर पार्टी का लेना देना नहीं है तो फिर उसके पार्टी के चेयर खत करके हर चीज भेजते रहे इलेक्शन कमीशन में। तो ये तो बड़ा एक वाजे केस है। फिर उसके अलावा अगर आपको याद हो, द न्यूज की भी एक स्टोरी थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो डोनर्स हैं उनको उनके इंटरव्यूज किए और उसमें जी ये साबित हुआ, सामने आया, पार्टी को चंदा ही नहीं दिया था, हमने तो किसी और वजह से दिए थे पैसे, हमने तो यहाँ फिलेंथ्रोपी के लिए दिए थे, चैरिटी के लिए दिए थे, लेकिन वो जी चले गए पार्टी फंड्स में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी जो तहकीकात हैं ये बड़ी देर होगा मरहला, क्योंकि बिल आखिर इदारे जो हैं वो हरकत में आए हुए हैं। ठीक। आपने देखा एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, और अब इससे राह फरार इख्तियार करना करीबन करीबन नामुमकिन होगा। नामुमकिन होगा, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अंबर साहब, आप भी मुत्तफिक हैं पीटीआई और इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद? जी, ज़ाहिर है ये एक इशारा तो है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहती हूँ। अगर डिस्क्वालिफ़िकेशन इससे हुई तो अफ़सोस होगा मुझे, इसलिए क्योंकि सियासतदान को आप डिस्क्वालीफ़ाई नहीं कर सकते। दूसरा ये दीगर जो सियासी जमातें हैं, मैं नहीं समझती कि वो भी इस अमल से लाताल्लुक़ रह सकती हैं। ये तमाम फिर हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, और फिर ये मैं कहूँगी कि फिर ये गैर दाराना होगा कि बाकी केसेस जो हैं वो भी फ़ौरन सुने जाएँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके उसको डिले किया गया है, तो इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको भी रज़ा रूमी साहब ने बता दिया, 2014 से ये चल रहा है और इसमें बहुत सारे अकाउंट्स जो खुफिया रखे गए हैं। इसमें मैं ये भी कहूँगी कि ये भी हो सकता है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट, मैं उम्मीद करती हूँ अगर मैक्सिमम पनिशमेंट हो वो एक फ़ाइन की सूरत में हो। लेकिन एक चीज़ मैं एक और कहूँगी कि ये जो बैरूनी साजिश का बयानिया है, इस पे अगर चीज़ें या मामलात फ़ैसले के ज़रिए और खुलती हैं, तो इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में धचका पड़ेगा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का बयानिया है। दूसरी तरफ ज़ाहिर है ये भी कहा जाएगा कि क्योंकि नई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, तो ये इंतकामी कार्रवाई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो अकबर एज़ बाबर बता रहे हैं, जो थोड़ा बहुत रिलीज़ हो रहे हैं अकाउंट से, उससे यही ज़ाहिर होता है कि गड़बड़ तो है, खुफिया रखे गए थे अकाउंट्स। उसमें आप देख लें कि 5 2008 में थे और 7 2009 में, 13 2010 में, 14 2014, फिर 2011-12 में। इसमें मुतअद्दिद ऐसे अकाउंट्स हैं जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी तरफ से पैसा आया है या फॉरेन कंपनीज़ जी की तरफ से पैसा आया, और हमारा कानून तो वाज़ेह तौर पे कहता है कि आप नहीं ले सकते। तो मुश्किल है, ठीक नहीं है, ज़्यादा और कुछ ना हो इसके ज़रिए। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के लिए, पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं जो 30 दिनों में फैसला आ जाएगा फॉरेन फंडिंग का? जी भैया, इसमें 2-3 चीज़ें मैं समझता हूँ जाननी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, जितने फंड्स हैं, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी सिवाय एक वो जो रस्मी किस्म का एक ऑडिट होता है सालाना, उसके अलावा कोई किसी तरीके से डिक्लेरेशन नहीं करती। तो इसलिए पीटीआई के एक चंद अकाउंट ऐसे हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए, जैसा ज़िक्र हुआ। फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स हों या फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हों, जब भी उनसे पैसा लेना हमारे कानून में इजाज़त नहीं है। और अगर वहाँ पे लिया गया है तो उसको नहीं लेना चाहिए, अगर लिया है तो उसको डिक्लेयर करें या उसको वैलिडेट करें, लेकिन वो भी गालिबन हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ मुश्किलात हों। तीसरी बात, रज़ा रूमी ने कहा कि वहाँ पे कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो किसी और मकसद के लिए दिया था, चैरिटी के लिए। लेकिन चैरिटी के लिए इसलिए लोग वहाँ क्लेम करते हैं क्योंकि उनको टैक्स रिलीफ मिल जाता है बाहर के मुल्कों में। तो कंट्रीब्यूशन भले वो पॉलिटिकल हो या शौकत खानम के लिए हो, शौकत खानम तो चैरिटी में आ जाएगा, लेकिन अगर पार्टी को भी फंड्स दिए हैं और उसको वहाँ चैरिटी डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे टैक्स रिलीफ लेने के लिए काम कर रहे हैं। आई एग्री विद अंबर, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक कि तमाम बड़ी पार्टियों के फंड जो हैं
उनको इन्वेस्टिगेट करके एक मुकम्मल तौर पे उनका मुकम्मल अहाता नहीं किया जाता। फाइनली अगर हमने ये काम करना है तो इसे कुछ सीखना भी तो चाहिए ना सिर्फ। और एक और चीज़ कि इमरान खान एक सियासी हकीकत है, उस सियासी हकीकत को आप किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहें वो ख़त्म नहीं होगी, जितना दबाओगे उतना और ऊपर उठेगा। तो इसलिए उसको जो उनका अपना नॉर्मल तरीका है अपनी पार्टी का पॉलिटिक्स का, उसको चलने दें। आप उसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, उसको ज़रूर करते रहिए, लेकिन सीखना क्या है इस सारी चीज़ से? सीखना ये है कि हमारी अगर पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई ना कोई निज़ाम क्रिएट होना चाहिए, जिसको कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर लेके चले साथ ही। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन कब से कायम है, लेकिन एक अकबर बाबर चाहिए उसके पास उसको जगाने के लिए। तो उनका भी कोई अकाउंटेबिलिटी होगी उस इलेक्शन कमीशन की कि वो सोता क्यों रहा है, और ख़ास तौर पे तमाम बड़ी पार्टियों के बारे में सोता रहा है। उसके बाद के वो बड़ी जो PMLN और PPP है उनसे क्यों नहीं पूछ रहे उससे शद्दोमत के साथ? ये तमाम सवालात उठेंगे। इस कंट्रोवर्सी में जाने के बजाय सबक सीखो, अपने आप को दुरुस्त करो और आइंदा के लिए एक सीधा रास्ता इख्तियार करो। ठीक, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से PTI अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी दे दी गई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। हुकूमत का कहना है कि दबाव है, मुतादिद अरकान ने उनसे रब्ता भी किया है। क्या एक नई कानूनी जंग का आगाज़ होने वाला है? ब्रेक के बाद फरमा दूँ। वेलकम बैक। डिप्टी स्पीकर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली के इस्तीफ़ों की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद जो हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ था पहले दिन से ही कि जो इस्तीफ़े PTI के सामने आए हैं उस पर बाज़ अरकान ने उनसे रब्ता किया और कहा है कि दबाव है। आप क्या समझते हैं रज़ा रूमी साहब, एक और कानूनी जंग का आगाज़ होने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल कानूनी जंग, इधर मसला ये है कि ये एक टैक्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पिछले कई हफ्तों से ये जारी है कि किसी तरह से पार्लिमानी प्रोसेस जो है, जमहूरी प्रोसेस जो है, उसको अपनी मर्जी से जो है मैनिपुलेट किया जाए। अब आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद आई, जब वो आई उसका इजलास ही नहीं बुलाया। जी, बड़ी जल्दी इजलास हो जाएगा, हफ्तों उसका इजलास नहीं बुलाया। फिर जब बुलाया तो गद्दारी के फतवे दे दिए गए। फिर उसके बाद जब वो नहीं चला, वो अच्छा, और असेंबली तोड़ दी गई। यानी कि आप अंदाजा करें कि किस तरह से ये जो है और ये कानूनी जंग भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह कि ये एक सियासी बहरान का भी जिम्मेदार होगी। अच्छा। ये जो मूव है उसकी वजह ये है कि अगर ये PTI असेंबलियों से हट जाती है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसके लिए पार्लियामान को चलाना, मुल्क को चलाना रोल होता है। और ये इमरान खान की गवर्नमेंट तो है नहीं कि जहां पे पार्लियामेंट की कोई औकात, कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि एक सदर बैठा हुआ है, ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है। यहाँ पे तो पार्लियामेंट की जरूरत होगी। यहाँ पे आपको इलेक्शन की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको हजार चीजों के ऊपर जो है एक इत्तफाक राय पैदा करना होगा। तो ये एक कानूनी, आईनी और सियासी बहरान का पेशखैमा बन सकता है। खुदा करे कि कोई खान साहब को कोई हिदायत दे, कोई उनके अच्छे एडवाइजर्स हों। अभी भी वक्त है कि आप असेंबली में भी बैठ के जबरदस्त ऑपोजिशन कर सकते हैं। आप ऑपोजिशन के बड़े फाइटर हैं और आप ये मैदान खाली ना छोड़ें, और आप इस तरह के अब हथकंडे छोड़ दें, क्योंकि एक एक करके वो फेल हो गया हथकंडा। जितने उनकी थे ना, उनकी अंग्रेजी में कहते हैं, जितने थे वो सब आजमा चुके हैं वो गुर। अब सारे के सारे नाकाम हो चुके हैं। इसलिए खुदा का खौफ करें और इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क के निजाम को छलने दें, इसको डिस्टर्ब ना करें। 3-4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया है, मईशत का और सियासत का और कल्चर का। तो अब ये वक्त आ गया है कि आप पीछे हटें और अपने जाके इलेक्शन की तैयारियां करें। जी अंबर साहब, आपको लगता है कि एक नई कानूनी जंग का आगाज होने जा रहा है जो स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर किए हैं PTI अरकान असेंबली की? देखिए, बात तो ये है कि खान साहब हार नहीं मान रहे, शिकस्त नहीं मान रहे, फेस नहीं कर पा रहे, और इससे नुकसान जैसे रजा रूमी साहब ने कहा मईशत को है और पाकिस्तान को है। इसमें अपोजिशन जमातें जो थीं और अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उनका नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है। और उसे आप देख लें कि जब दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के लिए आए, 9 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, आप देख रहे
थे कि किस तरह डॉलर की कीमत गिर रही थी, स्टॉक मार्केट गिर रही थी। ये मैं नहीं कह रही कि ये मईशत का एक इंडिकेटर है कि ये मईशत बहुत अच्छी थी, लेकिन एक फीलिंग थी, इस्तेहकाम जो था वो नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि देखिए, मईशत को शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, जाहिर है। और अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो भी चाह रहे हैं कि कुछ कानून साजी हो जाए। और पहले भी हमने देखा कानून साजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती थी तो बुलडोज करवाती थी या ऑर्डिनेंस के जरिए करवाती थी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, लोग जो हैं वो भी तंग आ जाएंगे। ये सपोर्टर की बात कर रहे हैं, हार्डकोर सपोर्टर है, वो रैलीज में आएंगे, जो कराची में होगा, लाहौर में होगा, वो खान साहब की हर बात मानेंगे। लेकिन बेशतर जो पाकिस्तान के लोग हैं, मैं कहूँगी जो 60% जिन्होंने शायद खान साहब के लिए नहीं वोट डाला था, या हम कह सकते हैं जो इन बिटवीन है, वो इस्तेहकाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये सियासी मामलात आगे आए, कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और फिर जब इंतखाबात होने हैं तो होने हैं। यू कांट फोर्स इट लाइक दिस कि आपकी मर्जी है, आप वजीर आजम नहीं है तो बस अब मेरे लिए इलेक्शंस होने हैं। मगर ये भी मैं कहूँगी साथ साथ कि अगले इलेक्शंस की लेजिटिमेसी भी बहुत जरूरी है, ताकि ये जो काम की जो फिजा रही है गुज़िश्ता 4 साल में, वो भी कुछ जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, एक नई कानूनी जंग का आगाज होता देख रहे हैं आप ये इस्तीफों की मंजूरी के बाद? मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए, क्योंकि रूल्स ऑफ द बिजनेस जो है पार्लियामेंट के, उन्हीं के मुताबिक ये एक लीगल स्टेप नहीं है। एन मास यानी मिल मिला के सब इकट्ठे इज्तिमाई इस्तीफों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। ये है ही नहीं, रूल्स के अंदर ही एग्जिस्ट नहीं करता। स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि हर फर्द को, इस्तीफा देने वाले को सेपरेटली बुलाए और उसके बाद उससे पूछे, मशवरा ले, उसको कायल करने की कोशिश करे। और अगर इसके बावजूद वो कायल नहीं होता तो इंडिविजुअली उसको एक्सेप्ट करना है या उसको इंटरव्यू करना है, जो इस केस में नहीं किया गया। इसलिए पहली बात तो ये हो गई। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन इसको वापस भेजेगा। दूसरी बात, 155 इनके मेंबरान थे, 22 तो चले गायब हो गए, पीछे 10 कहाँ पे हैं? क्योंकि सिर्फ 123 इनके पास इस्तीफे हैं, तो बाकी 10 कहाँ चले गए? अब 32 या 35 या 40 लोगों की ऑपोजिशन जो है, वो हमारे मुल्क में इससे कम की ऑपोजिशन भी रही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहेगी। इतनी आसानी के साथ इसको इस तरीके से उल्टा नहीं जा सकता जिस तरीके से कि पीटीआई कर रही है। और मेरा ख्याल है कि इसको अगला स्पीकर जो होगा वही इसको रास्त कर देगा, सही कर देगा, और शायद उस लेवल तक बात जाए ना कि एक जंग में, एक और जंग में जाना पड़े। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, एक नई कानूनी जंग का आगाज होगा पीटीआई और हुकूमत के दरमियान? कासिम सूरी के सुनहरी कारनामों में एक और कारनामे का इजाफा है। पहले तो वो जिस तरह जीत के आए हुए हैं, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और गालबन उसको हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो उसको सीट भी कर दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो काम इस असेंबली में इन 3-4-5 दिनों में किया है, वो मैं यही कह सकता हूँ कि सिनेरियो हरूफ से लिखने के काबिल। वो तो मेंबर ही रहना, उन्होंने डिप्टी स्पीकर रहना, उन्हें चलते चलते पार्टी ने जो कहा उन्होंने साइन भी कर दिया और कर दिया। लेकिन ये शहजाद चौधरी साहब, रानी साहबा और अंबर तीनों ठीक कह रहे हैं कि ये चलने वाला नहीं है। ये कानूनी तौर पर आपको देखना पड़ेगा ना कि एजाज सादक ने, आपको याद होगा कि जब इन्हीं लोगों के इस्तीफे आए थे तो उसको रखा था और कहा था कि आप आके वेरीफाई करें, आप दस्तों के ये जाते नहीं थे। आखिर कई महीने के धरने के बाद जब वापस आए तो सारे दिनों के पैसे भी वसूल कर लिए और सारे दिनों के सारे अलाउंस भी वसूल कर लिए। तो ये होने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब ये पीडीएम वगैरह कहा करती थी कि हम इस्तीफे दे देंगे एन ब्लॉक, तो ये कहा करते थे कि दे दो, हम बाई इलेक्शन करा लेंगे। अब वो भी कहेंगे दे दो भाई, दे दो, हम बाई इलेक्शन करा लेंगे अगर कराना पड़ेंगे तो। जी। ऐसा नहीं होता कि असेंबलियां खाली रहें, लेकिन किसी के लिए सवा महीने, साल के लिए, 1.5 साल के लिए इलेक्शन लड़ना जो बहुत महंगा पड़ता है। इलेक्शन में कॉस्ट आती है, पैसा खर्च होता है, और किसी को कहा जाए कि आप 6 महीने के लिए, साल के लिए इलेक्शन लड़ लें, तो वो इसके लिए बड़ा उसको अपसेट सा महसूस होता है। मेरा ख्याल में इनका ये फैसला जो है वो इनकी सारी पार्टी के लिए पॉपुलर भी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और बहुत से लोगों के इस्तीफे जो है वो दौस में ऐसे ही दिला दिए गए हैं। एक साइकिल स्टाइल कागज पे लिखा हुआ अंगूठा लगवाकर पेश करने का नाम इस्तीफा नहीं हुआ करता। बहरहाल आने वाले दिनों में कानून जंग हो ना हो, सियासी बहरान थोड़ा बहुत
ऊंच नीच पैदा हो सकता है, ठीक, ड्रामा थोड़ी लग बहुत सकता है, ऊंच नीच तमाशा पैदा लग हो सकता सकती है। है, सज्जाद वो मीर साहब, देखेंगे रजा रूमी आप साहब, भी अंबर साहिबा, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।